हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपको मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.2, जिसमें इससे पीछे के लेक्चर में हम लोग प्रश्न संख्या 5 तक हमने हल कर लिया था। 5 के हमने दोनों खंडों को कर लिया था। आज हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 6 और इसके आगे के प्रश्नों के हल। इसमें हमारा पहला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्या एपी 11, 8, 5, 2 डैश का एक पद -150 है और क्यों। आगे लिखा है क्यों का मतलब हमें रीजन बताना है। अगर ये -150 है तो क्यों है। क्या एपी एपी हमारे पास दे रखी है, इसको हम नोट करते हैं। जो हमारे पास दी गई एपी है क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि दी गई श्रेणी। पहले ये देख लो क्या ये श्रेणी एपी है। हम पद तो मार रहे हैं, पहले ये देख लो क्या पता श्रेणी ना हो। दी गई श्रेणी निम्न है, ठीक है। दी गई श्रेणी निम्न है, हमने ये मान लिया कि जो दी गई श्रेणी वो निम्न है। कौन सी श्रेणी दे रखी है? 11, 8, 5, 2 डैश 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 डैश। ये 11 जो है एपी का प्रथम पद, A1, 8 जो है एपी का दूसरा पद और 5 जो है एपी का तीसरा पद और इसके बाद एक पद और दे रखा है 2। ये एपी का कौन सा पद है? चौथा पद है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देख लो क्या ये एपी है या नहीं है। पता लगा हम जांच कर रहे हैं 150 की, वो एपी ही ना हो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं A2 - A1। A2 का मतलब 8 - 11 कितना आया? -3। फिर हम जांच करेंगे A3 - A2 यानी कि 5 - 8, ये भी -3 है। फिर हम निकालेंगे A4 - A3, A4 का मतलब 2 और -5, ये भी हमारे पास क्या है? -3 है। यहाँ प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए दी गई जो हमारे पास श्रेणी है वो एपी है। दी गई श्रेणी एपी है। हमें ये तो कंफर्म हो गया ये एपी है, ठीक है। फिर कह रहा है क्या इसका एक पद -150 है। तो अब देखते हैं -150 के बारे में, क्या इसका एक पद -150 है या नहीं है, ठीक है। तो हमने मान लिया, इसको थोड़ा उधर कर देते हैं। हमने मान लिया, माना एपी का जो एनवा पद है, एपी का एनवा पद वो कितना है? 150 है, ठीक है। हमने ये मान लिया एपी का एनवा पद -150 है। तो एन बराबर कितना दे रखा है? एन बराबर हमें जो दे रखा है वो -150 है। एन का फार्मूला लगाते हैं, a + n - 1 गुणा b बराबर -150। ए का मतलब कितना है? ए का मतलब हमारे पास कितना दे रखा है? जो ए होता है वही A1 होता है, कितना है? 11 और प्लस यहाँ पे डी का मतलब सार अंतर जो डी है, सार अंतर जो डी है वो कितना है? प्रत्येक पदों के बीच अंतर समान है, इसलिए वही सार अंतर -3 है। n - 1 ये हमारे पास है n - 1 गुणा b का मान -3 बराबर -150। 11 इस तरफ जाएंगे माइनस हो जाएगा, n - 1 गुणा -3 बराबर -150 और माइनस का 11, ये हो जाएगा n - 1 गुणा -3 माइनस का 161। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ये 3 जो है ये बटे में जाएगा, तो n - 1 गुणा n - 1 बराबर -161 बटे -3, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, ठीक है। एक उधर जाएगा, अब एक उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा n बराबर 161 बटे 3 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास n बराबर 161 प्लस 3 बटे 3, ये हो जाएगा 164 बटे 3। अब आप 3 से डिवाइड करिए, 3 से नहीं करेगा। अब जब 3 से नहीं करेगा, चूंकि n का मान एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या में धनात्मक पूर्णांक होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस टाइप से होता। अगर n का मान तो हम कह सकते थे कि एपी का इतना पद -150 है। कभी भी पदों की संख्या ना तो बटे में होती है ना ऋणात्मक होती है, चूंकि n का मान
एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए दी गई एपी का, इसलिए दी गई एपी का कोई पद -150 नहीं है, कोई पद जो होगा वो -150 नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पे। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। इसके आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। क्या है हमारे पास प्रश्न संख्या 7, इसको भी जरा देख लेते हैं। इसमें कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो मान लीजिए एपी, ये प्रश्न है हमारा 7। माना एपी का प्रथम पद ए, माना जो एपी है, एपी का हमने पहले मान लिया प्रथम पद ए, ठीक है। प्रथम पद हमने माना ए तथा सारांतर हमने माना डी है। सारांतर हमारा कितना है, सारांतर हमारे पास स्मॉल डी है, ठीक है। इसमें हमसे क्या कहा है, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमें जो ज्ञात करना है वो ए 31 हमें करना है ज्ञात। और क्या दे रखा है, 11वां पद 38, यानी कि ए 11 38 है। इसको सॉल्व करो। 11वां पद जो होता है वो प्रथम पद में 10 सर्वांतर जोड़ के बनता है। 11वां पद a + 10d बराबर हो गया 38। ये हो गया समीकरण नंबर 1। 16वां पद 73 है, यानी कि a 16 बराबर हमारे पास कितना है 73। a 16 को जोड़ते हैं, a प्लस हो गया 15d बराबर 73। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे। किसी भी विधि से आप लोग कर सकते हैं जो आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में पढ़ी है। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर, अब 1 और 2 को हल करते हैं तो आपको मैंने बताया था विलोपन विधि जब गुणांक समान है तो आसानी से विलोपन विधि से हम लोग हल कर सकते हैं। a + 10d बराबर हो गया 38, a + 15d बराबर हमारे पास हो गया 73। अब अगर बात करें जब अगर चिन्ह समान है फिर गुणांक भी समान है तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग घटाने पर। क्या लिखते हैं बेटा, घटाने पर क्या आएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 10 जाएगा, माइनस का 5d आएगा बराबर 73 में से जब आप 38 घटाएंगे तो 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे बचा 6 में से 3 गया 3, ये बचा 35, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। फिर इसके आगे की बात करें, इसके आगे की बात कर लेते हैं। अगर इसके आगे की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए माइनस का 5d बराबर माइनस का 35 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से काट लेते हैं, 5 7 35, d का मान हमारे पास कितना आ गया 7। अब d का मान 7 आ गया, समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से अगर बात करें, समीकरण 1 से हमारे पास कितना आ जाएगा, a + 10 d की जगह पे कितना आएगा 7 बराबर में कितना आ गया 38, ठीक है। ये हो गया a + 7 + 70 बराबर हो गया 38। फिर अगर बात करें तो a बराबर कितना आ गया 38 - 70, ये a का मान क्या आएगा, a बराबर 10 में से 8 गया 2, अब यहाँ पर बचा 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा माइनस का 32, ठीक है। माइनस का 32 बचा, ये माइनस का कितना आ गया 32। अब आपसे बात करें, हमसे पूछा क्या था, इसमें हमसे पूछा था इस सवाल में इसका 31वां पद। तो a 31 बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, a 31 बराबर तो फार्मूला होगा वो हम लोग क्या लिखेंगे, a 31 बराबर a 31 जो होगा प्रथम पद में 30 सर्वांतर जोड़ने पर बनेगा a 31। तो प्रथम पद हमारे पास कितना है, प्रथम पद जो हमारे पास है वो है -32 प्लस 30 गुणा d का मान कितना है, सार्वांतर हमारे पास कितना है 7। अब ये हमारे पास है माइनस का 32 और प्लस 7 21 210। अब 210 में से अगर हम लोग 32 घटाते हैं तो 210 में से अगर 32 घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 20 में से 3 गया 17, यानी कि 178 आएगा। ये आपका आ जाएगा a 31वां पद। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, अदरवाइज कमेंट करिएगा, बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन
आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके आगे, इतना मैं साफ कर देता हूँ क्यों, अब काफी चीजें कॉमन है। अगर बात करें प्रश्न संख्या 8 की, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। क्या है हमारा प्रश्न, आज एक बार पढ़ देते हैं। इसमें कह रहा है एपी में 50 पद है, एक एपी है जिसमें 50 पद है, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, 50। अधिकतम जो पद है 50 है, ठीक है। जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि A3 जो है वो कितना है, 12 है। तो A3 क्या होता है, A प्लस 2B बराबर है हमारे पास 12। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। और क्या कह रहा है, अंतिम पद 106। अब एपी में 50 पद है, तो अंतिम जो पद होगा वो कितना होगा, 50वां। यानी कि अब हमारे पास जो है वो A50 दे रखा है, तो कितना है 106। A50 को तोड़ेंगे, A प्लस 49 D बराबर हमारे पास कितना आएगा, 106। ए ये बन गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। हमें इसका 29वां पद क्या करना है, यानी कि A29 हमें निकालना है। A29 हमारे पास है क्वेश्चन, ठीक है, निकालना। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 बार 2 को हल करने पर, समीकरण 1 बार 2 को हल करने पर, अब समीकरण 1 और 2 को करेंगे हल करने पर हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। एक हमारे पास कितना है, A प्लस 2D बराबर हमारे पास आ जाएगा 12, और A प्लस 49D बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 106। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग घटाने पर, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं घटाने पर में क्या होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 49 में से जब 2 जाएगा, 49 में से जब 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 47। यहाँ पे आ गया माइनस का 47D बराबर 106 में से जब आप 12 जाएगा तो बचेगा माइनस का 94, माइनस का 94। ये माइनस कैंसिल, 47 एकम 47, 47 दूरी हो गया 94। तो आप लोग समझ सकते हैं कि डी का मान हमारे पास कितना आ गया है, यहाँ पे डी बराबर हमारे पास आ गया है 2, ठीक है। अब डी का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। बात करें समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में डी का मान जब रखेंगे समीकरण 1 से, तो हमें कितना मिलेगा, एक ही जगह पे तो हमें मान ज्ञात करना है, और 2 गुणा डी की जगह पे कितना है 2 बराबर में कितना है 12। अगर यहाँ पे बात करें तो a प्लस 2 दूनी 4 बराबर में कितना है 12, तो a बराबर कितना आ गया 12 माइनस 4, ये a का मान आ गया हमारे पास 8। a का मान पहले बच्चों कितना आ गया 8। अब इस प्रकार हमारा d का मान आ गया है और a का मान आ चुका है। हमें कौन सा मान ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 29वां मान, 29वां पद। फिर बच्चों हमें कौन सा पद ज्ञात करना, 29वां। अगर 29वें पद की बात करें तो a 29 जो हमारे पास होगा वो प्रथम पद में कितने समांतर जुड़े होंगे, 28D, a प्लस 28D। a की जगह पे हमारे पास है 8 प्लस 28, और d की जगह पे हमारे पास कितना है, d की जगह पे आया था 2। ये हमारे पास हो गया 8 प्लस 28 गुनी हो गया 56, और 56 और 8 हमारे पास हो गया 64। ये हमारे पास हो जाएगा 29वां पद। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग बताइए। अब चलते हैं इसके आगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि एपी का तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, हमें जो दे रखा है तीसरा और 9वां, यानी कि तीसरा का मतलब A3 बराबर 4, इसको तोड़ेंगे a प्लस 2D बराबर 4 आएगा, समीकरण नंबर 1। और 9वां पद यानी कि A9 बराबर -8, इसको तोड़ेंगे ये आएगा a प्लस 8D बराबर आ गया -8। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। इसका कौन सा पद शून्य होगा नहीं पता, हमने मान लिया माना nवां पद क्या है, शून्य है। ये हमने मान लिया nवां पद शून्य है, ठीक है, यानी कि an बराबर कितना है 0। हमने मान लिया ap का जो है nवां पद कितना है, शून्य है, ठीक है। माना ap का nवां पद शून्य है, माना ap का nवां पद कितना है, शून्य। nवें पद को तोड़ दो, a
प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना 0। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। किसकी किसकी आवश्यकता हमें, एन का तो मान ज्ञात करना है, कौन सा, कितने, समझ लो एन ज्ञात करना है। ए का मान हमें यहाँ से अभी नहीं पता है, ना हमें डी का मान पता है, एन का तो ज्ञात करना है। तो हमारा उद्देश्य ये है समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। हल करने के बाद जो भी ए और बी के मान आएंगे उसको समीकरण 3 में रखेंगे, फिर एन का मान ज्ञात हो जाएगा। यही हमारे पास इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट था। अगर बात करें कैसे हल करेंगे तो अब देखते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। समीकरण 1 बार 2 को हल करने पर, 1 बार 2 को अगर हल करेंगे तो कैसे हल होगा समझिएगा। 1 बार 2 को हल करेंगे तो हमारे पास a कितना है, a प्लस 2d बराबर हमारे पास है 4, और 2 कितना है, a प्लस 8d बराबर हमारे पास कितना है, a प्लस 8d बराबर हमारे पास है -8। अब आपको समझिएगा जब चिन्ह समान है गुणांक समान है तो हम लिखते हैं यहाँ पे घटाने पर, क्या लिखते हैं, घटाने पर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ऊपर लगा है माइनस तो माइनस प्लस, ये कैंसिल। 8 में से तो 2 जाएगा तो माइनस का 6d बराबर 8 और 4 हो गया 12। डी का मान निकालें तो ये 12 बटे में कितना आएगा, माइनस का 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, डी बराबर आ गया हमारे पास माइनस का 2। अब ये डी का मान समीकरण 1 पे रख देते हैं, तो समीकरण 1 से अगर बात करें तो समीकरण 1 से हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा a प्लस 2 गुणा डी का मान -2 बराबर में कितना है 4। ये हो जाएगा a माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4, a बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। यानी कि यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं d का मान -2 है, a का मान कितना है 8 है। ठीक है, अब a और b हमारे पास ज्ञात हो गया, हमें समीकरण 3 पे पहुंचना है जिससे हम लोग n का मान निकाल सके। तो समीकरण 3 से अगर बात करें a का मान हमारे पास कितना था, a का मान है हमारे पास 8 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है -1, और d का मान हमारे पास कितना है -2 और बराबर में कितना है 0। अब 8 जो है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का है कितना हो जाएगा माइनस का n -1 गुणा -2 बराबर -8। अगर यहाँ पे निकालें, यहाँ से ये 2 गुणा में है, ये कहाँ पूछेगा, ये 8 के बटे में पूछेगा, तो -8 बटे -2, जो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, n -1 बराबर कितना हो गया 4, n बराबर कितना हो गया 4, और ये निकल जाएगा प्लस का हो जाएगा, n बराबर कितना हो गया 5। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि AP का जो 5वां पद होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पे। इसके आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब देखते हैं इसके आगे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी एपी के ये तो 9 कंप्लीट हो गया शायद, हाँ 10 होगा क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये 10 है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 कितना है, कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो हमने मान लिया एपी का प्रथम पद तो ए है ही, साधारणतः हमने डी से प्रेजेंट किया। कह रहा है किसी एपी का 10वां पद, वो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद मतलब ए 17, 10वें पद मतलब ए 10 से कितना अधिक है 7। ए 17 को तोड़ते हैं तो ये क्या आएगा ए प्लस 16d, 10वां को तोड़ेंगे तो ए प्लस 9d बराबर प्लस में कितना आएगा 7। अब a और a हमारा हो जाएगा कैंसिल, 9d इधर ले आएंगे तो 16d माइनस 9d बराबर कितना आएगा 7। तो 16 में से जब आप 9 घटाएंगे तो 9 7 16 होता है, यानी कि 7d बराबर हो गया 7। 7 से 7 कैंसिल, d बराबर कितना आ गया 1, d का मान आ गया 1। सारांश ज्ञात करना था, तो यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। यदि बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग बताइएगा। अब चलते हैं इसके आगे प्रश्न संख्या 10 के बाद 11 पे। क्या है 11, इसको भी समझ लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 को भी समझ लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, कह रहा है एपी 3 15 27 39 डैश का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हमारे पास जो एपी है, अब की बार एपी हमारे पास कितनी है, वो है 3, 15, 27 और 29 नहीं 39 है। 3, 15, 27,
39 डैश 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 का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है? जो आपने प्रथम पद माना है ए बराबर कितना लिखा है 3, और जो सामांतर डी माना है वो कितना हो जाएगा 15 माइनस 3 यानी कि 12 का अंतर है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, एबी का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है? माना एबी का जो nवां पद है, एबी का nवां पद 94 पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। हमने ये मान लिया कि एपी का जो nवां पद है वो 94 पद से nवां पद जो है 94 पद से 132 अधिक है। nवां का मतलब an बराबर 94 मतलब a 54 से कितना अधिक है प्लस 132, ठीक है। nवें पद को तोड़ते हैं a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर 94 पद का मतलब a प्लस 53d प्लस 132। अब आप देखिए a से a कट जाएगा, अब d का मान रखते हैं तो n की जगह पे n माइनस 1, d की जगह पे कितना आएगा 12 बराबर हो जाएगा 53 गुणा 12 और प्लस 132, ठीक है। यहाँ से n का मान निकाल लेते हैं, तो अब चाहे तो आप 12 से भाग कर दें क्योंकि यहाँ पे भी 12 है गुणा में, यहाँ पे भी 12 है, ये भी 12 से कटेगा। तो अगर बात करें तो 12 से हम भाग करेंगे तो हमारे लिए क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे अगर काटे 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12, 12 एकम 12, 1 बचा, फिर उतारे तो 12 एकम 12, 11 आ गया। अब अगर बात करें इसके आगे की अगर बात करें तो ये हो गया क्वेश्चन। n माइनस 1 बराबर में कितना है, यहाँ पे कितना आया 53 और प्लस 11, ठीक है। अब ये n माइनस 1 बराबर 3 और 1 4, 5 और 1 6 64, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 64 प्लस 1, अब n बराबर कितना आ गया 65। तो अब आप समझ सकते हो कि जो भी एपी है उसका 65वां जो पद होगा वो 94 पद से 132 अधिक होगा। बाद में लिख देंगे अतः एपी का जो 65वां पद है वो 94 पद से 132 अधिक है। अतः एपी का 65वां पद कमा 94 पद से 132 अधिक है, 132 क्या है अधिक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे क्या है हमारा, इसके आगे जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सामांतर समान है। अभी तो हमें समांतर श्रेणी ही नहीं पता है कौन सी समांतर श्रेणी भाई। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ये हमारा सवाल है। काफी आसान सा सवाल है और इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन लग रहा है मुझे। कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सामांतर समान है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसमें तो ये होगा नहीं, अब ये सवाल थोड़ा अलग है। दो समांतर श्रेणियां हैं तो मान लिया, माना पहली एपी का मतलब पहली समांतर श्रेणी जिसके पद है a1 a2 a3 डैश 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 an। पहली एपी अगर ये है तो अब आप इसका nवां पद निकाल लीजिए। nवां पद कितना होगा, nवां पद इसका क्या होगा an बराबर क्या होगा, प्रथम पद में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a1 क्यों मैंने लिखा, क्योंकि ये प्रथम पद है तो a1 हमने यहाँ पे लिखा इसलिए a1, ठीक है। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 1। जरा ध्यान से समझिए, जो भी हमने एपी मानी पहली वो a1 a2 a3 डेट an। a1 प्रथम पद होता है, a2 दूसरा पद, a3 तीसरा पद और ये nवां पद होता है। तो nवां पद है क्या एक्चुअली, प्रथम पद में जब n माइनस 1 इंटू डी जोड़ दो तब ये बनता है nवां पद, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, इसको मान लिया समीकरण 1। फिर हमने दूसरी जो एपी माना दूसरी जो एपी है वो कितनी है b1 b2 b3 डैश 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 क्या है bn है, ये दूसरी एपी है हमारी। अब अगर बात करें इसका nवां पद क्या होगा, nवां पद अगर देखें इसका
तो ये क्या होगा, bn बराबर क्या होगा, b1 प्रथम पद में समांतर जोड़ेंगे कितने, अगर n पद है तो n पद निकालना, तो इसमें एक कम n माइनस वन इंटू डी, समांतर समान है इसलिए यहाँ पे भी d लिखा है और यहाँ पे भी स्मॉल d लिखा है। समीकरण नंबर 2। अब हमसे क्या कह रहा था, ये समझिए, कह रहा था यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो पहले हम nवें पद का अंतर निकालेंगे, उसके लिए हम घटा देंगे समीकरण 1 में से 2। तो जरा ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जरा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए, मतलब आपको इसको बार बार देखना है। 1 में से 2 को घटाएंगे तो ये LHS घटेगी, nवें पद में पहली श्रेणी का nवें पद से दूसरी श्रेणी का nवां पद हम कर देंगे माइनस, इधर भी करिए, पहली श्रेणी का nवां पद क्या, a1 प्लस n माइनस 1 गुणा d, फिर माइनस क्या होगा, b1 प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब आप देखिए इसके आगे वाली लाइन में a1 प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये माइनस के अंदर गुणा करोगे माइनस का b1, ये प्लस माइनस माइनस n माइनस 1 गुणा d। अब आप देखिए ये पूरा पद प्लस का, ये पूरा पद माइनस का कैंसिल हो जाएगा, कितना आया a1 माइनस b1, कितना आया a1 माइनस b1। अब आप देखिए ये a1 माइनस b1 इसका मतलब क्या है, अब समझाते हैं, ये an माइनस bn है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें ये कह रहा था कि यदि किसी श्रेणी के, मतलब कहा गया है दो समांतर श्रेणियों का समांतर समान है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है। अब n की जगह पे आप कितना रखेंगे, 100, n की जगह कितना रखेंगे, 100। अब देखिए यानी कि n बराबर 100 रखने पर, तो n बराबर अगर आप 100 रखेंगे तो ये आ जाएगा a100 माइनस b100, और बराबर में तो कुछ है ही नहीं रखने के लिए, वो तो ऐसा ही है a1 माइनस b1, ठीक है, और बराबर में क्या है, 100वें पद का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 100। अगली लाइन में हम इधर लिख देते हैं, यानी कि ये हमें जो प्रश्न में दिया है ये 100वें पद का जो अंतर है वो कितना है, 100, और बराबर में हमारा क्या चल रहा है, a1 माइनस b1, बराबर में हमारा क्या चल रहा है, a1 माइनस b1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या a1 माइनस b1 बराबर कितना आ गया, 100। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब आप जरा ध्यान से समझिएगा, अब आप जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, इधर मैं लिख देता हूं जिससे कोई डाउट ना रहे। अब समझिएगा इस चीज को, ये समीकरण 3 आ गया था। अब अगर बात करें, हमसे पूछा है इनके हजारवें पद का अंतर, तो n की जगह पे 1000 रख दीजिए, n बराबर 1000 रखने पर क्या मिलेगा, a 1000 माइनस b 1000, और बराबर में तो यही रहेगा क्योंकि इधर तो कोई n वाला पद ही नहीं है, a1 माइनस b1, और a1 माइनस b1 का मान हमने निकाला था समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 से इसमें यूज कर लीजिए, समीकरण 3 से a1 माइनस b1 का अंतर कितना है, ये कितना आया था हमारा, 100। तो अब आप समझिए ये 1000वें पद का अंतर भी हमारे पास ab का कितना है, 100 है। यदि कोई भी ऐसी समांतर श्रेणी है जिनके समांतर समान है, दो समांतर श्रेणियों में अगर समांतर समान है तो उनके 100वें पद का अंतर अगर 100 देता है तो 1000वें पद का अंतर भी क्या होगा, 100 ही होगा। 2000वें पद का अंतर पूछे वो भी 100 ही होगा। हो सकता है 100वें पद का अंतर यहाँ पे 100 दे रखा हो सकता है 100वें पद का अंतर आपको 20 दे देता, तो 1000वें पद का जो अंतर होता वो भी प्यारे बच्चों क्या होता, 20 होता। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट इसका एक बार ले लीजिए। अब चलते हैं इसके आगे, अब इसके आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे हमारे पास है, ये हो गया 12। अब इसके आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। इसमें लिखा है
3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, हमें ये बताना है कि ऐसी कितनी 3 अंकों की संख्या है जो 7 से कटेगी। तो अब आप देखिए 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याओं से बनी श्रेणी क्या होगी, 3 अंकों वाली 7 से विभाजित 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्याओं से बनी एपी निम्न है। 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्याओं से बनी एपी, संख्याओं से जो बनी एपी है वो निम्न है। एपी निम्न है, 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्याओं से बनी एपी निम्न है। अब आप देखिए 3 अंकों और 7 से कट रही हो तो वो एपी संख्याओं की कौन सी है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे, पहले देखिए 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से कहाँ तक होगी। तो अब बात करें 3 अंक हमारे स्टार्ट होते हैं 100 से, कहाँ तक जाते हैं 999 तक, ठीक है 999 तक। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ये देखना है कितने अंक जो होंगे वो 7 से विभाजित होंगे और उनकी संख्या कितनी है, यही हमारा प्रश्न है। तो पहले ये देखिए कि अब 3 अंक वाली 7 से कटेगी, 100 क्या 7 से कट रहा है, तो 7 से भाग करते हैं, 7 एकम 7, कितना शेष बचता है 3, उतारा 0, 7 चौक 28, कितना शेष बचा 2। अब आपको पता है इसमें 2 घटा दो तो वो संख्या 7 से कटेगी, तो 100 में से जब 2 जाएगा तो बचेगा 98। लेकिन समस्या ये है 98 में कितने अंक हैं, 98 में तो 2 अंक है और हमें कितने अंक वाली चाहिए, 3 अंकों वाली। अब जरा ध्यान से समझिए, हमने 100 लिया था, 7 से भाग किया, शेषफल कितना आया 2, तो 100 में से हमने 2 घटाया, हमें मिल गया कितना 98। अब हमें ये पता लग गया कि 2 अंकों वाली अंतिम संख्या जो है वो 98 है जो 7 से कटेगी। अब 98 में आप 7 जोड़ दीजिए, अब जो 3 अंकों की पहली संख्या होगी वो कितनी आएगी 105, फिर 105 में आप 7 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 112, फिर 112 में आप 7 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 119। अब इसी प्रकार से अगर 7 जोड़ेंगे तो पता नहीं आप कब तक जोड़ेंगे, 999 तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे समांतर श्रेणी इसीलिए आपके पास यूजफुल होती है। अब इसमें क्या टेक्निक रहेगी, तो 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्याओं से बनी एपी निम्न है, क्या रहेगी वो एपी, अब इस पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप अगर समझिए तो प्रथम पद हमारे पास कितना है, जो 3 अंकों वाली 7 से संख्या मिलेगी वो है 105, ठीक है 105 हमारा है 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से कटेगी, वो प्रथम संख्या है 105। फिर दूसरी कितनी आई थी 112, तीसरी कितनी आई थी 119, और ये इस प्रकार से चलता जाएगा और अंतिम जो संख्या होगी 7 से करेगी 3 अंकों वाली वो कितनी होगी, तो 7 से विभाजित करेंगे 999 को नहीं, 7 से 4 अंक वाली को विभाजित करेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा अंतिम संख्या 3 अंक वाली कितनी होगी। तो 7 से एक बार आएगा 7 एकम 7 आएगा, यहाँ पे कितना बचा 3, उतारा 0, 7 चौक 28, कितना बचा 2, फिर उतारा 0, 7 दूनी यहाँ पे 0 कहाँ उतार दिया, यहाँ पे उतारा जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचा 6। अब जो शेष पर आया 6, ये आप 1000 में से घटा दो तो कितना आएगा, जब 6 आप घटाओगे 994। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अंतिम संख्या जो 3 अंकों वाली होगी वो 7 से कटेगी, वो है 994, कितनी है 994। अब आप लोग समझिएगा फिर से, कि 994 अंतिम संख्या है जो हमारे पास 7 से कट रही है। कैसे हमने निकाला, 4 अंकों वाली संख्या को हमने 7 से विभाजित किया, जो भी शेष आया उसको घटा दिया, तो पता लग गया कि अंतिम संख्या कितनी होगी 994। अब आप समझिए यहाँ पे आपके पास क्या क्या है, यहाँ पे आपके पास जो प्रथम पद है वो है 105, सारांतर है डी वो है 112 माइनस 105, वो 7 का अंतर है, पहली बात तो ऐसे समझिए। और जो अंतिम संख्या है यानी कि nवां पद, अंतिम को an लिखते हैं, आई लिखते हैं, कितना है 994, ठीक है। फिर इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा b बराबर हमारे पास कितना है 994। इसकी बात करें, a का मतलब हमारे पास 105, n हमें पता नहीं है, और b का मान हमारे पास कितना है 7 बराबर 994।
बात करें 105 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 गुणा 7 बराबर हमारे पास हो गया 994 माइनस 105। फिर अगर बात करें यहाँ पे, यह हमारे पास हो गया n माइनस 1 गुणा 7 बराबर 994 में से आप 105 हटाएंगे, 14 में से 5 जाएगा, ये बचेगा 9, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 0 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8, ये आप घटाइएगा, 14 में से 5 गया 9, फिर 9 में से हमने घटाया, यहाँ पे 1 कम रह गया 8, 8 में से 0 जाएगा 8, फिर 9 में से हमने 1 को घटाया, ये 9 में से 1 को घटाया, कितना बचा 8, ये है। अब ये 7 गुणा में ये बटे में जाएगा तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 889 बटे 7, काट लेते हैं, 7 एकम 7, 1 बचा उतारा 8, 18 हो गया, 7 दूनी 14, 4 बटे बचे उतारा 9, 7 सत्ते 49, ठीक है। तो n माइनस 1 बराबर हो गया 127, n का मान निकालें तो 127, 1 उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर हमारे पास कितना हो गया 128। अब आप लोग समझिए, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों की जो 7 से करेगी, वो है 128। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, तो बाद में हम लिखेंगे अतः 3 अंकों की 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, जो कि 7 से क्या है विभाज्य है, ठीक है, 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो कि हमारे पास 7 से क्या है बेटा विभाज्य है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके आगे, तो ये क्वेश्चन मैं रफ कर देता हूं, अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब चलते हैं इसके आगे, प्रश्न संख्या जो हमारे पास है, अब अगर बात करें इसके आगे जो हमारा प्रश्न है, क्या प्रश्न है इस पर भी थोड़ा गौर कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, इसमें लिखा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, प्रश्न संख्या 14। तो पहले ये देखिए, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज से बनी जो एपी है, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों से बनी एपी, गुणजों से जो बनी एपी है, बनी एपी निम्न है, ठीक है। दिया हमने लिखा 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों से बनी एपी निम्न है। 4 का गुणज मतलब 4 से कटने वाला, ठीक है। तो अगर बात करें तो पहली संख्या 10 से आगे 4 से कौन सी कटती है, हिसाब लगा लीजिए, या तो भाग करने वाला वही कॉन्सेप्ट, नहीं तो आपको पता है पहली जो संख्या है 4 की 12, यानी कि 10 के बाद 12 जो है वो 4 से कटती है, 12 के बाद कितना है 16, फिर 20, लेकिन अंतिम संख्या हमें नहीं पता है और हमें लिखना किसके बीच में है, 10 से ज्यादा हो, 250 से कम हो। काफी बच्चे शुरुआत की तो संख्या बता देंगे कि पहली संख्या सर 12 आएगी, दूसरी 16 आएगी, तीसरी 20, अंतिम संख्या बहुत से बच्चे नहीं बता पाएंगे, उसके लिए वही कॉन्सेप्ट है। 4 से आप 250 को भाग करिए, 250 को भाग करिए, कितना आएगा 4 छंग 24, 6 बार आया 24, कितना बचा शेष, ये यहाँ पे घटाया 1 और ये आ गया 0, कितनी बार जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, जो शेष पर बचा वो कितना आया 2। अब 250 में हम 2 घटा देंगे, माइनस कर दो आप, 250 में 2 कितना आया 248। तो अंतिम जो संख्या होगी जो 4 से कटेगी वो कितना आएगा 248। ये जो संख्या है वो 10 और 250 के बीच की संख्या है जो 4 से क्या है कटती हैं। और ये कितनी संख्याएं हैं उनकी हमें संख्या निकालनी है, कुल मिला के n का मान निकालना है। a बराबर हमारे पास कितना है 12 प्रथम पद, b बराबर क्या होता है दूसरा माइनस पहला यानी कि 16 माइनस 12 बराबर में कितना हो गया 4। n का मान हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है कितने 4 के गुणज हैं। और जो an है अंतिम पद वो हमारे पास कितना है 248।
एम को तोड़ देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर 248। ए की जगह पे कितना है 12, एन हमें पता नहीं है, डी का मान है 4 बराबर में कितना है 248, बराबर में कितना है 248। अब हम क्या करेंगे, ये 12 जो है बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्या आएगा n माइनस 1 गुणा में 4 बराबर 248 माइनस 12, 248 माइनस कितना हो जाएगा 12, n माइनस 1 गुणा 4 बराबर में कितना आ गया 248 में से 12 जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 236। अब ये 4 बटे में जाएगा तो n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 236 बटे में आ जाएगा 4, 4 से काटते हैं और 4 से अगर काटेंगे तो 4 पंजे 20, 5 3 बचा 6 36, 4 दिन 36, n माइनस 1 बराबर हो गया 59, n बराबर कितना हो गया 59 प्लस 1, ये हमारे पास हो गया 60। तो अब आप समझिए कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं, वो है 60। तो हमसे ये पूछा था कितने गुणज हैं, तो आप लोग लिख दोगे अतः 10 और 250 के बीच में 4 के जो गुणजों की संख्या है वो 60 है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। एपी हमें ज्ञात करना है, तो एपी के लिए कम से कम 3 पद हो। तो पहले ये मान लो, माना एपी का जो प्रथम पद है वो तो ए है, जब एपी देने लिखी है, माना एपी का प्रथम पद हमने कितना मान लिया ए, प्रथम पद ए तथा सार्वआंतर जो है, सार्वआंतर मतलब पदों के बीच में जो अंतर है वो कितना है डी है, सार्वआंतर कितना क्या बच्चों डी है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, ये वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद मतलब ए3 कितना है 16, तीसरा पद को हम लोग तोड़ते हैं, प्रथम पद में दो सर्वांतर जब जोड़ते हैं तो आता है तीसरा पद, ये हमारे पास कितना है 16। और क्या करता है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद का मतलब a7 बराबर पांचवां मतलब a5 से कितना अधिक है 12 अधिक है, तो जोड़ दो। सातवें पद में कैसे तोड़ते हैं a प्लस 6d, पांचवें पद को तोड़ते हैं a प्लस 4d, क्यों सातवां पद जो है प्रथम पद में 6 सर्वांतर जोड़ने से बनता है, पांचवां पद प्रथम पद में 4 सर्वांतर जोड़ने से बनता है, और प्लस का कितना है 12। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, a से a कट जाएगा क्यों बराबर के इस तरफ आएगा, ये समान चिन्ह है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा इसलिए कट जाएगा। अब 4d को इधर लाते हैं तो ये 6d यहाँ पे प्लस का है, माइनस का 4d हो जाएगा, बराबर में कितना है 12। 4 में से जब 6 में से जब 4 जाएगा आएगा 2d बराबर कितना हो गया 12, काट लेते हैं 2 6 12, तो d का मान हमारे पास कितना हमें देखने को मिला है 6। ठीक है, d का मान आ गया, समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, एक में रखेंगे, 2 तो बनी नहीं है। समीकरण अगर 1 में बात करें तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में अगर हम बात करें तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है a प्लस डी की जगह पे कितना है 6, तो बराबर में कितना 16। अब ये हमारे पास a प्लस 6 भी 12 बराबर में 16। अब आप समझ रहे हैं ये 12 प्लस का बराबर के दूसरी तरफ जब जाएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का, तो a बराबर हो गया 16 माइनस 12, 16 में से 12 गया कितना बचा 4, a का मान कितना आ गया 4। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, a का मान कितना आ गया 4। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आपके पास a का मान भी आ गया, d का मान भी आ गया, अब हमें ap निकालना है, ap के लिए कम से कम कितने पद चाहिए होते 3। ठीक है, तो प्रथम पद जो a1 होता है वो a के बराबर होता है, कितना आ गया 4, जो दूसरा पद होता है वो प्रथम पद में एक d जोड़ने से बनता है, a का मान है 4, d का मान है 6, 6 और 4 कितना आ गया 10। तीसरा जो पद होता है वो प्रथम पद में 2d जोड़ने से बनता है, दो सर्वांतर यानी कि 4 प्लस 2 गुणा 6, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 4 16। अतः एपी जो है वो कौन सी है, एपी हमारे पास 4, 10, 16, फिर ऐसे ही आपको पता लग गया अंतर कितने का है 6 का अंतर है, 6 से आप जोड़ते जाइए, 16 6 22, फिर 22 6 28, इसी प्रकार से आती जाएगी। लेकिन एपी के लिए कम से कम हमें 3 पद ज्ञात करने होते हैं। आपके सामने प्रश्न है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं इसके आगे।
अब अगर इसके आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 हमारे पास क्या है, कह रहा AP 3, 8, 13 डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद है। बहुत सरल है, अंतिम पद से 20वां पद। तो हमारे पास जो दी गई AP है, दी गई AP वो निम्न है। क्या है भाई दी गई AP, देखते हैं। ये हमारे पास है AP 3, 8, 13 डैश 253, ठीक है। ये AP का प्रथम पद A बराबर 3 है और सारवांतर D बराबर 8 - 3 कितना है, 5 है। और ये nवा पद दे रखा है 253, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमसे केवल ये पूछा है कि भाई अंत से आप 20वां पद क्या करें। तो आपको मैं एक फार्मूला बताता हूं, हमें अंत से 20वां पद यानी कि अंत से 20वां पद हमें निकालना है। अंत से 20वां पद, इसको हम लिखेंगे A20, देखेंगे कहां से, अंत से। अब जैसे आपने प्रारंभ से 20वां पद निकाला होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है। उसी प्रकार अगर अंत से nवां पद का फार्मूला है, इसको नोट कर लेना। अंत से जो आपका nवां पद होता है, nवां पद वो कितना होता है, अंत से nवां पद हमारे पास हो जाएगा an बराबर a माइनस, वहां पे प्लस होता है, यहाँ पे केवल माइनस करना है, n माइनस 1 गुणा d। तो इस हिसाब से अंत से जो 20वां पद है, अंत से आपका जो 20वां पद होगा, 20वां पद क्या हो जाएगा, A20 बराबर a की जगह पे हमारे पास कितना है 3 माइनस n माइनस 1, d की जगह पे कितना है 5, ये हो जाएगा 3 माइनस अब 20 की जगह पे, अरे यार हमने क्या कर दिया, एक फार्मूला है, क्या है, अंत से nवां पद, ये हमें याद रखना है। अंत से nवां पद जो होता है वो होता है n माइनस 1 गुणा d, ठीक है। अब l कितना है, यहाँ पे जो l है ये अंतिम पद, ये कितना है 253, l कितना है 253, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास हो जाएगा अंत से 20वां पद जो होगा, 20वां पद वो हमारे पास कितना होगा, A20 बराबर l की जगह पे कितना है 253 माइनस n की जगह पे है 20 माइनस 1 और d की जगह पे कितना है 5 है। तो ये हो जाएगा 253 माइनस 20 में से 1 जाएगा 19 गुणा 5। अब ये देखो 253 19 बना होता है 95, ठीक है। घटाइए, 13 में से 5 गया 9, नहीं फिर से हो गया 8, 14 में से 9 गया 5, यहाँ पे बचा 158। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ, ठीक है। 18 हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वो ये है, प्रश्न संख्या 18 क्या है, इसको भी समझ लीजिए। आपको ये है आपके पास प्रश्न संख्या 18, मैं जूम कर देता हूँ, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसमें लिखा है यदि AB के चौथे और 8वें पदों का जो योग है वो कितना है 24, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, AP के जो चौथा और 8वें पदों का जो योग है वो है 24, छठे और 10वें पदों का जो योग है वो है 44। AP के प्रथम तीन पद हमें ज्ञात करना है। AP के प्रथम तीन पद क्या होते हैं, जैसे अगर बात करें तो प्रथम पद हमारे पास होता है A, दूसरा पद क्या होता है A प्लस D, तीसरा पद होता है A प्लस 2D, ठीक है। A प्लस 2D हमें यह ज्ञात करना है। AP का प्रथम पद होता है A, दूसरा पद होता है A प्लस D, तीसरा पद होता है A प्लस 2D। ये हमें करना है क्या, दिया गया है
एपी का चौथा और आठवें पदों का जो योग है वो है 24। चौथा पद मतलब A4 प्लस आठवां पद मतलब A8, इन दोनों का योग दिया है 24। एक समीकरण बनेगी हमारे पास इस टाइप से। दूसरा हमने दिया छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठा मतलब A6 प्लस 10वां मतलब A10 बराबर में कितना है 44। ये यहां से हम लोग बनाएंगे दूसरी समीकरण। तो उम्मीद करता हूं ये बात कुछ आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं इसके आगे। अब ये समझते हैं इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों कैसे हम लोग हल करेंगे। तो इस चीज को मैं आपको समझा देता हूं कि समझना हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से है। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 18। मान लेते हैं एपी का जो प्रथम पद है, माना एपी का जो प्रथम पद है, एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक बी है, तथा सार्वधातुक कितना है बी है, सार्वधातुक डी है। ठीक है, ये हमने मान लिया एपी का प्रथम पद कितना मान लिया ए, और सार्वधातुक हमने कितना मान लिया डी है। अब इसमें दे क्या रखा है, इस चीज को समझिएगा। इसमें क्या दे रखा था, इसने जो कहा था एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। चौथे तो प्रश्न जो कह रहा है इसके अनुसार आपको चलते जाइए, जो जो प्रश्न कहे वही करते जाइए, प्रश्न आपका हो जाएगा सरल। ठीक है, यानी कि चौथे A4 प्लस आठवें A8 इनका योग 24। इसको अगर तोड़ो तो चौथा पद का मिलता है जब प्रथम पद में आप 3 सर्वांतर जोड़ते हो। आठवां पद का मिलता है जब प्रथम पद में आप 7 सर्वांतर जोड़ते हो। A प्लस 7D बराबर में कितना है 24। इसको हल करेंगे तो A और A जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2A, 3 और 7 हो जाएगा 10D बराबर में कितना हो जाएगा 24। अब हम कर लेते हैं 2 से भाग। क्या करेंगे, 2 से भाग। अगर 2 से आप भाग करेंगे तो आपके पास आएगा A प्लस 2 पंजे 10 बराबर 12 दूनी 24। ये हो गया A प्लस 5D बराबर हो गया 12। ये बन गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। इसके आगे देखते हैं क्या है, और छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठे और 10वें A6 प्लस A10 मतलब A6 प्लस A10, इसका योग हमारे पास कितना दे रखा है 44। A6 को तोड़ते हैं तो A प्लस प्रथम पद में 5 सर्वांतर जुड़ा होता है। A10 10वां जो पद होता है वो प्रथम पद में 9 सर्वांतर जोड़ने से बनता है, बराबर में कितना है 44। जोड़ते हैं A और A, 2A 9 5 14D बराबर हो गया 44। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को हल करने से पहले यहाँ पे 2 में पहले भाग कर देते हैं। 2 से भाग, 2 से अगर आप भाग लोगे समीकरण 2, ये इसको भी समीकरण नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी हम 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 7 दूनी 14 तो 7D बराबर 2 से काटा ना 7 आ गया। अब 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर, हमारे पास आ गया समीकरण कितना आ गया 2। अब 1 और 2 को आप लोग हल करेंगे। समीकरण 1 बार 2 को हल करने पर, समीकरण 1 बार 2 को हल करने पर, हल करेंगे भाई, हल करने पर क्या मिलेगा, ये आ गया A प्लस 5D बराबर हमारे पास आ गया 12। फिर बात करें A प्लस 7D बराबर हमारे पास हो गया 22। अब देखिए जब चिन्ह भी समान है गुणांक भी समान है तो हम लोग लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं, घटाने पर। घटाने पर में क्या आएगा, यहाँ पे माइनस, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस, ये कैंसिल, 7 में से 5 जाएगा, माइनस का 2D बराबर माइनस का कितना बचेगा 22 में से जब 12 जाएगा तो ये बचेगा 0, ये बचेगा 10। ठीक है, 10 बचेगा, 22 में से 12 जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 2 पंजे 10। डी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 5। डी का मान क्या है बच्चों 5 आ गया। अब ये डी का मान चाहे आप 1 में रख दें चाहे आप 2 में रख दें,
समीकरण 1 से अगर हम देखें तो समीकरण 1 से हमें क्या देखने को मिलेगा, a की जगह पे हमें मान ज्ञात करना है, प्लस 5 गुणा b की जगह पे 5 बराबर में कितना है 12। यहाँ पे अगर बात करें तो ये आ गया a प्लस 25 बराबर में कितना है 12। तो ये हो गया a बराबर, ये हो गया 12 माइनस 25, ये हमारे पास कितना बचा, a की जगह पे कितना आ गया माइनस का 13, यानी कुल मिला के 25 में से जब 12 जाएगा तो बचेगा 13। ठीक है, ये हमारे पास इस प्रश्न का क्या हल है, a का मान कितना आ गया माइनस का 13। अब अगर इसके आगे की बात करें, आपके पास a का मान आ गया, b का मान आ गया, फिर हमसे क्या पूछा था, इसमें हमसे यहाँ पे पूछा था प्रश्न में, फिर हमसे यहाँ पे ज्ञात करवा रहा है एपी के प्रथम 3 पद, तो ये मैंने आपको बताया था क्या है प्रथम। दूसरा पद देखते हैं, दूसरा पद क्या होता है, प्रथम पद में एक सर्वांतर जोड़ते हैं तो -13, और सर्वांतर हमारे पास कितना आया +5, -13 + 5 ये हमारे पास आएगा, माइनस में 13 है, प्लस में 5 है, घटा दीजिए, माइनस का बचेगा 8। फिर तीसरा जो पद होगा वो क्या होगा, प्रथम पद में 2 सर्वांतर जोड़ने से बनेगा, यानी कि -13 प्लस का 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 घटा देते हैं, -13 प्लस का 10 माइनस का बचेगा 3। अतः एपी के प्रथम 3 पद जो हैं, एपी के प्रथम 3 पद क्रमशः वो कितने हैं, -13, -8, -3। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, बताइए। इसके बाद हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि सुब्बा राव 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, हमें ये निकालना है, ये बताना है कि किस वर्ष में उसका वेतन जो है वो 7000 हो जाएगा। जबकि सुब्बा राव ने 1995 में कार्य स्टार्ट किया तो 5000 रुपए मासिक वेतन था। ठीक है, यानी कि वर्ष 1995 में उसका मासिक वेतन कितना था 5000। दूसरे वर्ष में उसके वेतन में 200 रुपए बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि 96 में उसके मासिक वेतन हो जाएगा 5000 प्लस 200 5200। 97 में उसका हो जाएगा 5000, वो 5200 प्लस 200 और बढ़ेगा क्योंकि 200 की वृद्धि है। जब किसी संख्या में किसी निश्चित संख्या की अगर वृद्धि होती है तो वही क्या हो जाती है हमारे पास एपी। तो अब देखते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास जो 19 है, ये 19 है शायद, 19 है। पहले वर्ष में वेतन हम देखते हैं कितना है, पहले वर्ष में सुब्बा राव का जो वेतन है, वेतन वो कितना है 5000 रुपए, 5000 रुपए। दूसरे वर्ष में जो उसका वेतन है, दूसरे वर्ष में जो वेतन है वो 5000 प्लस 200, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5200। कितना हो जाएगा बच्चों 5200। ठीक है, फिर बात करें अगर तीसरे वर्ष में उसके वेतन की, तो तीसरे जो वर्ष में उसका वेतन है वो कितना हो जाएगा 5200 और प्लस 200 और बढ़ेगा, ये हमारे पास हो जाएगा 52 और 2 कितना हो जाएगा 2400। कितना हो जाएगा 2400। इस प्रकार उसके वेतन से जो एपी बढ़ रही है, इस प्रकार सुब्बा राव के वेतन से बनी एपी, वेतन से बनी जो श्रेणी है एपी कह सकते हो क्योंकि प्रत्येक पद का समान अंतर है। एपी निम्न है, क्या है हमारे पास है 5000 कामा 5200, फिर कामा हमारे पास है 5400, फिर कामा डॉट 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 डॉट, कहां तक जा रही है पता नहीं। अब अगर इसमें बात करें तो हमारे पास प्रथम पद कितना है 5000 रुपए,
डी कितना है 200 की वृद्धि हो रही है प्रत्येक पद में, आप देख लीजिए। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, उससे भी आप निकाल सकते हैं। फिर इसमें क्या कह रहा था, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं, माना 90 वर्ष में सुब्बा राव का जो मासिक वेतन है, सुब्बा राव का मासिक वेतन भाई बढ़ते बढ़ते हर साल 200 बढ़ रहा है, किस वर्ष में हो जाएगा। तो हमें ये नहीं पता, यही हमें निकालना है। 90 वर्ष में सुब्बा राव का मासिक वेतन जो है 7,000 हो जाएगा। हमने ये मान लिया 7,000 हो जाएगा, ठीक है। जब बढ़ रहा है तो होएगा जरूर, हो जाएगा। अब इसका मतलब an हमारे पास कितना है 7,000, इसको हम ब्रेक करते हैं। a प्लस n माइनस 1 गुणा डी बराबर कितना है 7,000। a का मान हमारे पास कितना है, अगर बात करें a का मान, तो a हमारे पास कितना है 5,000 प्लस n माइनस 1, डी हमारे पास कितना है 200, बराबर में कितना है 7,000। अब आप ये 5,000 जो है बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा n माइनस 1 गुणा 200, बराबर में कितना हो गया 7,000 माइनस 5,000, ये हमारे पास कितना हो गया n माइनस 1 गुणा 200, बराबर में हो जाएगा हमारे पास 2,000, ठीक है। अब आप भाग करिए 200 के लिए, 2,000 को 200 से भाग करते हैं कितनी बार आएगा, 2 एकम 2 10, ठीक है, 2 जीरो बन जाएगा 10 आएगा। n माइनस 1 बराबर आ गया 10, n बराबर कितना आ गया 10 प्लस 1, यानी कि n बराबर कितना आ गया 11। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि सुब्बा राव जो स्टार्टिंग कितने की पहले वर्ष में 1995 में तो 5,000 था, फिर प्रत्येक वर्ष उसका 200 रुपए करके बढ़ता गया, और एक समय ऐसा आ गया 11 वर्ष बाद कि उसका मासिक वेतन कितना हो गया 7,000 रुपए। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद अंतिम जो प्रश्न है इस प्रश्नावली का, इसमें कह रहा है कि रामकवि जो है किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई। यदि 90 सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ये भी काफी आसान सवाल है, तो इस सवाल को समझिए। प्रथम सप्ताह की बचत 50 रुपए, फिर उस साप्ताहिक बचत 17.50 रुपए बढ़ाती गई, यानी कि जो रामकवि की प्रथम सप्ताह की बचत है, क्वेश्चन नंबर 20 जो अंतिम क्वेश्चन है, प्रथम सप्ताह की जो बचत है, प्रथम सप्ताह की बचत, ठीक है, वो कितनी है, बचत हमारे पास कितनी है करीब जो 50 रुपए, ठीक है। और जो दूसरे सप्ताह की बचत है, दूसरे सप्ताह की जो बचत है वो हमारे पास है 50, तो ये पहले बचा रही थी, और 17.5 और इसने स्टार्ट कर दिया बचाना, तो ये हमारे पास हो गया 67.5, ठीक है। अगर बात करें तीसरे सप्ताह की जो बचत है, तो तीसरे सप्ताह में क्या होगा 67.5 में आप 17.5 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10, फिर 10 7 7 14 1 15 6 1 7 1 8 85। इस प्रकार जो है, इस प्रकार साप्ताहिक बचत से प्राप्त एपी है, साप्ताहिक इस प्रकार प्राप्त एपी है, सिर्फ इस प्रकार प्राप्त एपी जो है वो निम्न है, ठीक है, निम्न है। क्या एपी है कि पहले 50 रुपए की बचत थी, फिर 67.50 की मतलब 5, फिर 85, फिर 85, और इसी प्रकार ये चलता गया, और 90 जो सप्ताह की बचत है वो 207 कितनी है 50, 207 कितनी है 50, ठीक है। फिर हमें n का मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें जो दे रखा था इस सवाल में a बराबर, अगर यहाँ पे बात करें तो a बराबर हमारे पास कितना है 50,
डी बराबर कितना है 17.5, क्योंकि 17.5 की जो है बढ़ोतरी हो रही है। an कितना है 207.50, इसको तोड़ देते हैं। a प्लस n माइनस 1 गुणा डी में बराबर कितना है 207.50 या 5 बिंदु, कोई दिक्कत नहीं। a का मान हमारे पास कितना है 50 प्लस n माइनस 1 गुणा डी का मतलब हमारे पास कितना है 17.50 या 5 बराबर 207.50, ठीक है, या 5 बिंदु, कोई दिक्कत नहीं। आप 50 उस तरफ ले जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ, ये हो जाएगा माइनस n माइनस 1 गुणा 17.5 बराबर 207.5 माइनस हो गया 50। अब हमारे पास कितना आएगा n माइनस 1 गुणा 17.5 बराबर हमारे पास आएगा 207 में से जब आप 50 घटाओगे ये आएगा 5 दशमलव, ये आएगा 7 और ये आएगा 15, यानी कि 157.5, ये 50 के। अब n माइनस 1 ये जो गुणा में है ये बटे में आएगा इसके, तो 157.5 बटे में कितना आ जाएगा 17.5, दशमलव घटाते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब काट लीजिएगा, 25 से काटिए सीधे, 25 सत्ते 175, 25 छक्का 150, ठीक है। फिर 7 और 5 75 को भाग देंगे, दो संख्याएं हैं फिर सीधे, तो इसलिए 25 नहीं, सॉरी ये बटे में आएगा, ये गुणा में है, ये बटे में आएगा, कितना आएगा 157.5 और बटे में आएगा 17.5, दशमलव घटाएंगे ये और ये। अब काटेंगे, काट लीजिए, 25 सत्ते 175, 25 छक्का 150, 7 और 5 75 बचा, 25 तिया 75, 7 में 63, तो n माइनस 1 बराबर आ गया 9, n बराबर कितना आ गया 9 प्लस 1, n बराबर कितना आ गया 10। तो रामकली की जो है 10वें सप्ताह की जो बचत होगी वो 207.50 होगी। यदि उसके प्रथम सप्ताह की 50 रुपए, फिर 17.5 और बढ़ी, फिर 17.5 और बढ़ी, इस प्रकार बढ़ते जो उसके 10वें सप्ताह की बचत होगी वो 207.50 होगी, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए खूब मेहनत से। तब तक के लिए जय हिंद। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।